पीएम मोदी के अधिकारियों संग बैठक जारी। कोरोना और टीकाकरण को लेकर बैठक में हो रही है बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। एमएसपी कानून की मांग पर बन सकता है अंतिम रोड मैप। आज बिहार को मिलेगी बड़ी सौगात। बरौनी के 2 यूनिट का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और सीएम नीतीश करेंगे लोकार्पण। नीति आयोग की रिपोर्ट के बिहार झारखंड में सबसे गरीब राज्य। रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर हुआ हमलावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से अब बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है और इन सभी हालात के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना को लेकर बुलाई गई इस उच्च स्तरीय बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा के साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं पीएम मोदी की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए। तो आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के वापस से बढ़ते मामलों को लेकर फिर से एक बार केंद्र सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक से पूर्व अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, मांग की है कि जिस भी देश में कोरोना के ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं उन जगहों की फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी किसान सड़क पर ही डटे हैं। किसान संगठन 29 नवंबर को दिल्ली के खुले हुए रास्तों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेगी। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा ने आज 9 सदस्यीय समिति की बैठक बुलाई। बैठक में एमएसपी कानून की मांग पर अंतिम रोड मैप तैयार होने की संभावना है। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगामी रणनीति तय की जाएगी। तो वहीं दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्ण सभा की बैठक शुरू हो गई है और इसमें राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में आंदोलन के प्रमुखों सहित सभी कृषि संगठनों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिल यानी कि जो कृषि कानून है उसको वापस लेने का तो ऐलान कर दिया है और ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में इसको रद्द भी कर दिया जाएगा इस कानून को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान संगठन जो है उनकी मांग है कि सिर्फ ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, कृषि कानूनों को त्वरित तरीके से रद्द किया जाए और इसके साथ ही एमएसपी पर भी कानून बनाने की उनकी मांग है और इसको लेकर आज वे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की यह बैठक भी आज बुलाई गई है। और चेन्नई में 26 नवंबर की रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में स्थितियां बिगड़ गई हैं। इसी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के रेड अलर्ट जारी किए। इसके अलावा मौसम विभाग ने आसार जताए कि यहां अगले 2 दिनों तक स्थिति सामान्य रहेगी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आरएमसी के प्रमुख एस बालचंद्रन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगले 24 घंटों में चेन्नई और आसपास के जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चेन्नई में अगले 48 घंटों के दौरान भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आईएमडी ने कहा कि कोमोरिन और उससे सटे श्रीलंका के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक फैले एक चक्रवाती परिसंचरण के कारण भारी वर्षा हो रही है। तो विभाग ने बताया कि 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव बनने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं तमिलनाडु का चेन्नई, जहां पर बीती रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अब गंभीर नजर आ रहा है और आपको बता दें
कि अंतर्राष्ट्रीय हाई अलर्ट के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अधीनस्थों को कई उचित दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं साउथ अफ्रीका, हांगकांग सहित दूसरे देशों से आने वाले पर्यटकों पर विभाग की पैनी नजर रहेगी। साथ ही पर्यटकों की मॉनिटरिंग करने के लिए विभाग होटल संचालकों को भी पत्र जारी कर रहा है। साथ ही जानकारी नहीं देने पर होटल के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन और ताजमहल पर भी लगातार सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे पास आगरा से संवाददाता संदीप सागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर, क्योंकि आगरा एक मुख्य पर्यटन केंद्र रहा है, ताजमहल है, वहां पर लोग कई देशों से यहां पर आते हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की जो है कोरोना को देखते हुए, अफ्रीका से जो वायरस आया है उसको देखते हुए प्रशासन की लगी हुई है। बाकी सैंपलिंग वहाँ बराबर की जा रही है। और आपको बता दूं कि एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी सख्ती बढ़ा दी गई है। आगरा का जितना भी चिकित्सा स्टाफ है उसमें खलबली मची हुई है। पूरी तरीके से हम आपको बता दें कि सैंपलिंग बराबर पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। संदीप, देखा जाए तो वहां पर ताजमहल के अलावा कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां पर लोगों के भारी संख्या में लोग वहां पर आते हैं, और इस बीच अगर देखा जाए तो कोरोना जब डाउन पड़ा है तो लोग वहां पर आ भी रहे थे। अब जब हालात तो थोड़े ठीक होते नहीं दिख रहे हैं, तब वहां पर प्रशासन किस तरह काम कर रहा है? क्या अब भी विदेशों से लोगों का आना जारी है ताजमहल या फिर उस परिसर के आसपास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पर्यटक अभी भी स्मारकों पर देखने पहुंच रहा है और कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है लेकिन ये खबर आज पता चलती है कि दक्षिण अफ्रीका में वेरिएंट आया वहां से, तो उसको देखते हुए पुलिस जो है अब अपने काम में जुट गई, ताकि जितने भी मॉन्यूमेंट लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, आउट ऑफ आगरा से आ रहे हैं, वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही प्रवेश कर पा रहे हैं। पूरी तरीके से स्वच्छता जो आगरा बढ़ती जा रही है। अब बिल्कुल संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, प्रशासन की अगर बात कर लें तो प्रशासन क्या प्रभात फेरी निकालकर या फिर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सजग होने के लिए भी क्या कुछ इस तरह की कोई काम भी किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, मैं बता दूं प्रशासन के द्वारा जगह जगह जो है ये जो कार्य किए जा रहे हैं और सबको मॉनिटरिंग की जा रही है, सबको बताया जा रहा है कि इस तरीके से वेरिएंट आया है, तो उसको देखते हुए बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्यता बरती जा रही है आगरा में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सागर इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये आगरा से हमारे सहयोगी संदीप सागर इस खबर पर अधिक जानकारी साझा कर रहे थे। तो कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसके वेरिएंट आने के मद्देनजर अब लोगों ने वापस से, प्रशासन ने अब मुस्तैदी दिखाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो कि आगरा विश्व में प्रसिद्ध है ताजमहल के लिए, ताजमहल को देखने के लिए लोग विदेशों से भी आते हैं, और ऐसे में कोरोना के मद्देनजर अब प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन जो है सरकार के द्वारा निकाला गया, इसका पालन करना अनिवार्य है, यानी कि मास्क के बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, उचित दूरी का भी आपको पालन करना होगा। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट।
और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे। देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रोहतास से, जहां मथुरी पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया है। रोहतास जिले के मथुरी पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला। हमले में मुखिया पति समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। बड़ी खबर रोहतास से, घर लौटने के दौरान यह हमला उन पर किया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी खबर रोहतास से, गांव के ही कुछ लोगों पर मुखिया पति ने आरोप लगाया है। तो यह बड़ी खबर रोहतास से आ रही है। मथुरी पंचायत में यह जानलेवा हमला किया गया है मुखिया पर। तो हमले में मुखिया पति समेत 7 लोगों के घायल होने की पुष्टि है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, रोहतास जिले की मथुरी पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां पर मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया। उसमें मुखिया के पति समेत 7 लोग घायल हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहतास से सहयोगी अश्विनी पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मुखिया समेत 7 लोग घायल होने की पुष्टि हो रही है इस खबर में, जानलेवा हमला किया गया है मुखिया पर। जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरी पंचायत के मुखिया जो छोटी देवी है, उनके जहाँ गिनती हो रही थी, कल मतगणना का 8वें चरण में मतगणना सासाराम में हो रहा था। वैसे में वो जीतने के बाद चुनाव में जो जीत उनकी हुई 1500 बात करें तो 1872 मत उनको प्राप्त हुए। और वही लेकिन स्थान पर है धनंजय सिंह 1520। यानी ये बताया जा रहा है कि चुनावी रजिस्टर को लेकर इनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें इनके पति आशुतोष कुमार समेत जो है आशुतोष समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इसे चुनावी रजिस्टर को लेकर जोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रशासन जो पुलिस की बात कर ले तो थाने में FIR कर दी गई नगर थाने में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। क्या कुछ कर रही है अश्विनी पुलिस? क्या छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है? जी, पुलिस का कहना है कि वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है डेहरी नगर थाना के, उन्होंने बताया कि अभी अपराधियों की तलाशी की जा रही है, आरोपियों की तलाशी की जा रही है और जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस खबर पर अधिक जानकारी रोहतास जिले के मथुरी पंचायत का पूरा मामला है, जहां पर मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया है, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अब तक इसमें सफलता नहीं की गई है, सफलता नहीं पाई गई है। हालांकि पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। आश्वासन दिया गया है। और इस हमले में मुखिया के पति समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आज बिहार को बड़ा सौगात मिलने वाला है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है और आज एनटीपीसी बरौनी में तैयार एक उत्पादन शुरू किए जाएंगे। 250 मेगावाट वाले 2 यूनिट का आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार के ऊर्जा मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पहुंचकर इसका लोकार्पण करेंगे। तो इसमें जानकारी मिली है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव समेत एनटीपीसी के कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बेगूसराय जिले में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकार्पण के बाद बिहार के ऊर्जा मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी के साथ पटना के विद्युत भवन में बैठक का भी आयोजन किया गया है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हो रहे कामों को लेकर इसमें बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि बाढ़ एनटीपीसी स्टेज 1 का भी लोकार्पण किया जाएगा और वहीं पटना से बाढ़ के लिए सीएम रवाना भी हो गए हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं शीतकालीन सत्र की सुरक्षा व्यवस्था का पटना के डीएम और एसएसपी ने जायजा लिया है। सूत्रों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो, इसके लिए निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलेगा। तो 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी और 3 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का समापन होगा। वहीं नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार की तो आधा से ज्यादा आबादी को बहुयामी गरीब बताया गया है। यह इंडेक्स नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य के आधार पर तय किए हैं। इसमें परिवार की स्थिति का हर तरह से आकलन करने की कोशिश की गई है। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां देश के कई बड़े राज्यों के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो वहीं कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। नीति आयोग की ओर से हाल ही में जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक बिहार की करीबन 52% जनसंख्या गरीब है और इसके बाद खनिजों के मामले में देश का सबसे अमीर राज्य झारखंड नंबर 1 है, जिसकी करीबन 42% आबादी गरीब है, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए। सूचकांक के अनुसार बिहार की तकरीबन 51% जनसंख्या गरीब है और इसके बाद झारखंड में करीबन 42%, उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब हैं। तो वही रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार ने नीचे से टॉप किया है और इससे बड़ी बात क्या होगी। बार बार नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज्य हो रहा है, नीचे से टॉप कर रहा है। अब नया रिपोर्ट में गरीबी में टॉप किया है, कुपोषण में टॉप किया है और ये लोग सत्ता में बैठे लोग कहते हैं बेमिसाल। तो इनके शासनकाल में इससे बड़ा और मिसाल क्या मिलेगा कि सब चीज़ में बिहार फिसड्डी है, पीछे है। और ये कह रहे हैं कि एनडीए का 15 साल बेमिसाल। बिहार का जिन्होंने कर दिया बुरा हाल, बिहार हो गया बदहाल। इसी बात को लेकर के 15 साल एनडीए का बिहार है बेमिसाल। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है। राजद ने फिर से एक बार नीतीश सरकार पर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी सामने आने पर तंज कसा है, हमलावर रहे हैं और इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार नीचे से टॉप कर चुका है। तंज कसा उन्होंने मुख्यमंत्री पर। आपको बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई है और इस नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड गरीब राज्यों में शामिल हुए हैं और इसमें बिहार के 52% लोग गरीब हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक नीति आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई, जिस पर अब राजद बिहार सरकार पर हमलावर है। पटना के बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 28 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर रोहतास के डेरे स्थित पाली रोड में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने की। वही उक्त बैठक में पूर्व एमएलसी सह लोजपा रामविलास के संसदीय दल के अध्यक्ष हुलास पांडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पटना में स्थापना दिवस का आयोजन ऐतिहासिक करना है। रामविलास का स्थापना दिवस हम लोग पटना के बापू सभागार में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में और साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद की बैठक निश्चित हुआ है। उसी की तैयारी को लेकर के हमारे सभी साथी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारी, हमारे समर्थक, सहयोगी सब भारी संख्या में कैसे वहां उस दिन पहुंचे और रोहतास जिला की उपस्थिति पहले भी बहुत बेहतर रही है पार्टी के हर एक कार्यक्रम में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बक्सर से, जहां सेंट्रल जेल में प्रशासन की ओर से छापेमारी अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, बक्सर में सेंट्रल जेल में प्रशासन की छापेमारी हुई है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में तलाशियां ली जा रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर बक्सर से, जहां हर एक वार्ड में कैदियों के सामानों की जांच चल रही है। बक्सर के सेंट्रल जेल में स्पेशल सेल और अस्पताल वार्ड की भी चेकिंग जारी है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान को चलाया जा रहा है। स्पेशल सेल और अस्पताल वार्ड की भी चेकिंग की जा रही है प्रशासन के द्वारा बक्सर सेंट्रल जेल में। दरभंगा जिला के NH57 के पास स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बढ़ते हॉस्टल फीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की फीस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि सुविधाओं के नाम पर कुछ नया नहीं किया जा रहा। साथ ही छात्रों का कहना है कि अगर फीस कम नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। बता रहे, देखिए कभी भी जो फीस छात्रावास जो शुल्क बढ़ाने की जो बात है, तो एक छात्रावास कमेटी है। वो छात्रावास कमेटी जो हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको ये स्पष्ट कर दे, ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्रावास इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है वो कभी भी गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमको बिल्डिंग बना के दे देती है और वो कहती है कि इसका संचालन आप बच्चों के पैसे से करेंगे। ऐसा नहीं है, और कोई निर्धारण सरकार का कोई ऐसा शुल्क निर्धारण नहीं है कि आप 5,000 2,000 रुपये आप लेंगे उससे। 6,000 था, अभी 7,500 कर दिया गया है। 7,500 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कभी हॉस्टल विजिट कीजिए, अगर हॉस्टल में पोछा लगता है तो वहाँ पे इतना गंदा स्मेल
मछली मार्केट के जैसा स्मेल करता है। उस बात का हम क्यों फिर से फी बढ़ाएं? 6,000 भी ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। जैसा सिस्टम है, एक रोड तक सही नहीं है। हॉस्टल में 3 सांप निकला है एक दिन में। गर्ल्स हॉस्टल में 2nd फ्लोर पे सांप निकलता है, बॉयज हॉस्टल का तो बात ही छोड़िए। निगरानी विभाग की टीम ने सासाराम के नगर आयुक्त राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर छापेमारी की है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के डीएम कॉलोनी में राजेश कुमार गुप्ता का आवास है। सुबह से ही निगरानी की टीम लगातार दबिश बनाई हुई है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की जा रही है। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की श्रृंखला में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसके अलावा निगरानी की टीम सासाराम के समाहरणालय स्थित भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जांच कर रही है। आज सुबह से ही भू अर्जन विभाग तथा नगर निगम के विभिन्न फाइलों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।